डैनी साहब, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के कार्यक्रम में। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी राष्ट्रपति चुनाव के पहले, अब ये तय हो गया है कि इस देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा। ट्रम्प साहब जीत चुके हैं। अब ये बताइए कि किस तरीके से, चूंकि आपका रिपब्लिकन पार्टी से सीधा संपर्क है, ट्रम्प साहब किस तरीके से अपने वादे को पूरे करेंगे, जिस वादों में अनेक बातें शामिल है। उन्होंने कहा कि हम वार रुकवा देंगे, इमिग्रेंट्स जो हैं इलीगल उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, मैक्सिको पे हम मैक्सिको को कंपेल करेंगे कि वो बॉर्डर बनाएं। इसके अलावा भी बहुत से वादे हैं जिसपे हम आज आपसे बात करेंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं कि अपने वादे की पूर्ति किस तरीके से ट्रम्प साहब करेंगे। भैया, थैंक यू वेरी मच टू गेटिंग मी। आपके शो पर बुलाने के लिए शुक्रिया। आई वॉज लुकिंग सॉरी हिंदी में, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि तुमसे बात करूं। तो आप जी जी मुझको जो सवाल पूछे हो बराबर सवाल है। आप जी वादे करते हो और फिर वादे के बाद क्या होता है, बराबर है, जी यही आपका। बिल्कुल। तो मैं अगर सबसे पहला बोलूं तो उनका जो इलेक्शन जो लड़े वो दो बड़े मुद्दे थे, एक इकोनॉमी और उससे भी बड़ा इमिग्रेशन। जी लेकिन मेरे अंदाज से, द वे आई नो हिम पर्सनली, मेरे अंदाज से वो वादों के पक्के हैं। ये बॉर्न पॉलिटिशियन नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ही थिंक्स के शेक एंड डील इज अ शेक एंड डील। अगर आपने हाथ मिलाया है तो वो करेंगे। और जरूर से वो एक गलत फहमी है लोगों में, वो इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियन लोग आए, मिलियंस आए, 5 मिलियन है, सभी लीगल रास्ते से आए। तो फिर अब आप इलीगल रास्तों से आओगे तो आपको वापस भेजना पड़ेगा कि भी लीगल हो क्या ये। सो बिल्कुल। तो ये एक ऐसा षड्यंत्र है उसके सामने। हमारे वहाँ अमेरिका में पूरा मीडिया 97% उसके पीछे लगा, ये सबको भगाने वाला है। कैसे भगाने वाला है? पूरा अमेरिका, एंटायर अमेरिका, ट्रम्प के फादर, उसके भी फादर, सब इमिग्रेंट है। ये अमेरिकन इंडियंस का था। तो हम सब इमिग्रेंट है। कोई 10 साल पहले आया, कोई 200 साल पहले आया। सो इमिग्रेंट कोई जाने वाला नहीं, इलीगल इमिग्रेंट है। तो हम भी उसको मानते हैं कि उसको निकालना चाहिए और लीगल तरीके से आना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तानियों को होगा, क्योंकि सभी हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा लीगल से आते हैं, इलीगल से कूद के नहीं आते हैं। बॉर्डर कूद के आप घुस गए, 14-15 मिलियन लोग आप घुसेड़ रहे हो पॉलिटिकल रीजन से, फिर उनको आप बोल रहे हो जाके वोटिंग करिए। ये सब गलत था, इसीलिए वो स्टॉन्च अगेंस्ट है और हम भी अगेंस्ट है। सो उसका वादा जरूर पूरा करेंगे, मशीनरी लगाएंगे। ये कोई मशीनरी एक दिन की नहीं है। आज 15 मिलियन लोग घुस गए, उसका भी गेम प्लान बनेगा और उसको निकालेंगे। और दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं भूल गया, आप बताइए क्या आपने। दूसरा सवाल डैनी साहब है कि इससे जो और वादे उन्होंने किए हैं, टैक्स एग्जम्पशन के वादे किए हैं, इसके अलावा युद्ध जो दुनिया में हो रहा है, वार हो रहा है, उस वार को रुकवाने के लिए उन्होंने कहा है कि हम वार रुकवा देंगे, बनते ही वार को रोक देंगे। तो क्या किस तरीके से विदेश नीति में परिवर्तन आएगा? आखिर गल्फ के तरफ, गल्फ का मतलब है कि वेस्ट एशिया में कौन सी नीति का निर्धारण होगा, और जो अभी यूक्रेन में चल रहा है वहां पे क्या होने वाला है? तो क्या आपको लग रहा है कि ट्रम्प साहब युद्ध को रोकने में कामयाब होंगे? तो हाँ, उनका रिकॉर्ड है। 16 से 20 तक वो जब गद्दी पर बैठे हुए थे, अमेरिकन लोगों ने बिठाया था, एक भी वॉर नहीं था सर, आप जाके ढूंढिए। खाली हमने वॉर करा था टेररिस्टों को मारने के लिए, और वो वॉर हमेशा के लिए जारी रहेगा। जब तक टेररिस्ट है तब तक उसको मारेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात थी, जैसे ही ट्रम्प साहब गए 20 में, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आग मच लग गई है, कहीं पर भी नहीं था। तो अब आप अगर बोलते हो कि हमको प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ तो है। 4 साल में कहाँ वॉर था, आप मुझे बताइए। अगर तुमने 4 साल में केओस कर दिया है, तो ये कोई मैजिक की छड़ी तो नहीं है कि घुमाई के भाई चलो युद्ध बंद। आप देखो, अभी नवंबर महीना है, कल ही जीते हुए हैं, जनवरी में वो ओथ लेंगे, मतलब ऑफिस में ऑफिशियली एंटर हो बिल्कुल गया, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट दिन नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल दो बिल्कुल। ढाई महीना लगता है। हाँ मैं हाँ। आपको बोल सकता हूँ कि जो भी युद्ध और ये कांड है और ये जो मुनाफा मेकिंग कंपनीज हैं,
वो सबको ये बंद करेंगे, यूक्रेन को भी शांति मिलेगी, गाजा में भी शांति। लेकिन ये कोई एक दिन का हसल नहीं है सर, कि सुबह उठ गया और बोलो स्विच बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ही हैज टू वर्क डिप्लोमेटिकली, सो डिप्लोमेटिकली काम करेंगे और जरूर से अच्छा ही होगा। और मुझे कम से कम अलग अलग कंट्री के, मेरे गांव में जहां पर मैं वकाला में रहता हूँ फ्लोरिडा में, वहां 40 कंट्री के लोग हैं, सभी को यही उम्मीद है। 75% लोगों ने उनके तरफ में वोट करा है। किसी को शांति चाहिए, किसी को इकोनॉमी चाहिए, किसी को इलीगल इमिग्रेशन से। क्योंकि अनिल भाई आप सच में सोचिए, अगर आप 15 मिलियन इलीगल इमिग्रेशन डाल दोगे तो जो इमिग्रेंट लीगली आते हैं साल के 5 लाख से 10 लाख, उनको जॉब नहीं मिलेंगे सर। 15-15 20-20 साल रुककर जो फैमिलीज आ रही है, उनको जॉब कहां से आप दोगे सर? ये सब इलीगल इमिग्रेशन वाले कम दामों में, ये दामों में घुस जाएंगे, तो जो आने वाले, ये पूरा सिस्टम को खत्म कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि खाली घुस गए कि घुस बैठे, ये पूरे सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया सिस्टमेटिकली। और इसीलिए आपने देखा कमला हैरिस को एक भी काउंटी, एक भी सिटी पूरे अमेरिका में जो बाइडेन से कहीं भी एक वोट ज्यादा नहीं मिला। यही बताता है कि सभी परेशान है सर। डैडी साहब, इमिग्रेशन पे चलिए, ट्रम्प साहब की जो नीति है वो देखते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करवाते हैं और जो लीगल लोग हैं उनके लिए क्या होता है। आने वाले दिनों में देखना यह है कि हिंदुस्तान के प्रति ट्रम्प साहब का क्या रुख रहता है। वहां से जो लोग H1 वीजा के साथ आते हैं उनके नौकरियों में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है। एक दूसरी बात जो अमेरिका के इकोनॉमी को असर डालेगी, जो ट्रम्प साहब ने वायदा किया था कि टैक्स एग्जम्पशन पे वो रीथिंक करेंगे, टैक्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, टैक्स के भार को कम करेंगे। तो टैक्स के भार को कम करने से यहाँ तो इन्फ्लेशन के नौबत आ जाएगी, यहाँ तो संकट, आर्थिक संकट की बात आ जाएगी। अगर टैक्स में किसी तरह की कटौती कर रहे हैं तो वो कैसे भरपाई हो पाएगी? कहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, अमेरिका में या इंडिया में? अमेरिका में भैया, अरे टैक्स की कमी होगी तो सरकारी खजाने में पैसे की कमी तो होगी ना, टैक्स कम कम लिया जाएगा तो। उसका जवाब बहुत अच्छा देता हूँ। 1980s में रोनाल्ड रेगन साहब आए थे, उसके पहले डेमोक्रेट थे। आपको शायद नहीं मालूम होगा क्योंकि आप भी तब छोटे होंगे। तब पर आप मानोगे नहीं, हमारे घर की लोन, जो अमेरिका में हाउसिंग लोन बोलते हैं या जी। कोई बोलती है, वो 20% प्रति ब्याज था एक साल का। कितना सर? 20%। क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि हम टैक्स नहीं डालेंगे तो हम ये नहीं करेंगे। रेगन ने आके एकदम टैक्स कम कर दिया सब चीजों पर, कैपिटल टैक्स कम कर दिया, वो टैक्स। तो इकोनॉमी ऐसी चली कि उसको आज भी उसको गोल्डन एरा बोलते हैं। इसीलिए ट्रम्प बोल रहा था, जब स्पीच में थी, उन्होंने एंड में कहा कि वी वांट टू गो टू द गोल्डन एरा। भैया तुम लोगों को टैक्स डाल के झूठे काम करते रहोगे, यहाँ वहां के करते रहोगे, इससे अच्छा लोग अगर प्रॉस्पर होंगे तो कंट्री होती है। कंट्री कभी भी पैसा बनाती नहीं है। इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, लोग पैसे बनाते हैं और वो उसको देते हैं। अगर लोगों को पैसे बनाने का तुमने चांस नहीं दिया तो कंट्री कैसे प्रॉस्पर होगी? और ये प्रूवन है। जब वो 16 से 20 थे, हमारी कंट्री में जबरदस्त प्रोग्रेस था। लेकिन अभी देखो, गैस का प्राइस ऊपर, अंडे का प्राइस ऊपर, ब्रेड का, दूध का, ऐसी कोई चीज नहीं, कंस्ट्रक्शन का ऐसा कुछ बाकी नहीं। पर पब्लिक परेशान हो गई। सोचिए, परेशान। तो जब टैक्स कम होता है, उसका इकोनॉमिक्स अलग ढंग से काम करता है। ये ऐसा नहीं लेकिन है कि डेली साहब, एक लाइट नोट पे पूछ रहा हूँ सवाल, हाँ जी। क्या भारत में पब्लिक ज्यादा परेशान है महंगाई से कि अमेरिका में पब्लिक ज्यादा परेशान है महंगाई से? अमेरिका में ज्यादा थी क्योंकि इंडिया में आदत है। तो मैं आपको बताता हूँ आदत और न आदत होना, आपको मजे आएगा। जब मैं 1987 में आया अनिल भाई, तो यहाँ पर दूध 289, 249 एंड 329 का लीटर था। 2020 में जब ट्रम्प साहब ऑफिस से गए तो सेम ही भाव था। सोचना, 35 साल के बाद। ऑरेंज जूस का भी भाव वही था। अंडे शायद थोड़े महंगे हुए 35 साल में, लेकिन $2 के और $1.5 के डजन थे। जब मैं आया तब $15 के डजन थे। आप सोचिए, हमने कभी इन्फ्लेशन ऐसा देखा नहीं है। हिंदुस्तान में ये आदत लग गई है।
कि कैसा भी भाव ऊपर जाता है, यहाँ पर भाव ही ऊपर नहीं गए थे। आप सोचिए, गैस मतलब पेट्रोल जो मैं डालता था वो $20 का था, अब बढ़ते बढ़ते 240 250 पर आ गया। आप देखिए 40 साल में इंडिया में क्या हुआ। सो देयर इज नो कंपैरिजन भैया, क्योंकि इंडिया इमर्जिंग कंट्री है। सो इमर्जिंग कंट्री में इमर्जिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये सेटल कंट्री है। यहाँ पर ऐसे इन्फ्लेशन नहीं होने चाहिए। यहाँ पर पूरा इकोनॉमी हिल जाता है, और हिल गया था, लोग परेशान हो गए, इनको निकाल दिया। डैनी साहब, ट्रम्प साहब जीत गए हैं और इस व्यापक उनका स्वागत हो रहा है पूरे दुनिया में। सारे नेता उनको स्वागत कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको ग्रीटिंग्स दिया, भारत की जनता भी ग्रीटिंग्स दे रही है। आने वाले दिन में बस हमें यह देखना है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के लिए हित के होते हैं, एक दूसरों की भलाई आपस में सोचेंगे। यानी साहब, आगे हम आपसे फिर बात करेंगे इस मुद्दे पे। एक खाली छोटा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। अमेरिका का प्रेसिडेंट का वोट अमेरिकन लोगों ने दिया है, कनाडा ने नहीं दिया है, मेक्सिको ने नहीं दिया है, इंडियन ने नहीं दिया है। जब वो प्रेसिडेंट अमेरिकन वोट से जीतकर अमेरिका की सीट पर बैठता है, उसका पहला कर्तव्य है सर कि उस देश के लोगों का भला करे। अगर हमारा भला होगा अमेरिका में, तो दुनिया का भला करने में इजी रहेगा जी। सो जो एक्सपेक्टेशन है, मैं हमेशा कहता हूं, जो ट्रेड रिलेशन है वो तो ट्रेड से होती है कि भाई आपने हमारे पर कितनी ड्यूटी लगाई, हमने तुम्हारे पर कितनी ड्यूटी लगाई, और आप कितने हमसे पीछे हो, हम कितने आपसे आगे हैं। तो ये करते करते ट्रेड रिलेशन। लेकिन याद रखना अनिल भाई, जी जी, जिनके साथ अच्छे संबंध होते हैं बिजनेस में, उनसे ट्रेड करना बहुत इजी होता है। इजी होता है। और जिनसे तुम्हारे संबंध खराब है, उनसे आप बहुत कठोरता से करते हो। सो भारत के तो मीठे संबंध है, हम लोगों ने बनवाए हैं। जी जी जी, आप लोगों ने नहीं, हमने यहाँ बैठ के जी ट्रम्प का जी जी। कैंपेन, इंडियन लोगों ने, ये लोगों ने, तो सर इसका हमको फायदा लेना चाहिए। लेट्स हमको होप ये फॉर द नहीं बेस्ट डैनी सोचना। साहब। उम्मीद करते हैं कि दोनों के संबंध में और मिठास बढ़े, व्यापार बिल्कुल बढ़े और दोनों कंट्रियों का फायदा हो। फिर हम आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज के कार्यक्रम में आए, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू।